हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग पूर्व मध्यकालीन इतिहास में राजपूतों के बारे में अध्ययन करेंगे। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि राजपूत शासकों में तीन चार जो राजपूत शासक थे वो बहुत ही महत्वपूर्ण थे, जिसमें चौहान वंश थे, चंदेल वंश थे, परमार वंश थे और गढ़वाल वंश थे। ये चार जो महत्वपूर्ण राजपूत शासक थे, इन्होंने अपने देश की राजनीति में महत्वपूर्ण योगदान दिया था और इनका एक महत्वपूर्ण स्थान भी है। तो चलिए आइए देखते हैं कि इन शासकों ने किस प्रकार से अपने देश में शासन किया था और इनका शासन कहां कहां विस्तृत था, इन लोगों ने कौन कौन से उपलब्धियां अर्जित की थी। हाँ चलिए देखिए, जैसे कि देखिए ये भारत का उस समय का मानचित्र है जब अपने देश में उत्तर भारत में राजपूत शासकों का शासन था। तो इसमें देखिए यहाँ पर आपको दिखेगा चौहान वंश के शासकों का, ये राजस्थान वाला क्षेत्र है। इसके बाद देखेंगे आप इधर ये कन्नौज और बनारस के क्षेत्र में गढ़वालों का शासन है। उसके बाद देखिए फिर यहाँ पर महोबा और ये जो क्षेत्र है मध्य प्रदेश वाला, यहाँ देखिए चंदेल शासकों का, और इसी के जस्ट बगल में इधर देखिए मार शासकों का शासन। तो इस प्रकार से देखिए इन्होंने अपने उत्तर भारत और मध्य भारत के क्षेत्र में इन्होंने शासन किया था और इन्होंने इस क्षेत्र को पूरी तरह से अपने अधीन रखा था और इन पर अपना शासन बेहतर तरीके से चलाया था। तो अब आइए इनको एक एक करके हम लोग देख लेते हैं कि इनके कौन कौन से महत्वपूर्ण शासक थे और उनकी क्या क्या उपलब्धियां थी। सबसे पहले हम लोग देखते हैं राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में। देखिए विद्वानों के द्वारा बहुत सारे मत दिए गए हैं कि राजपूतों की उत्पत्ति कैसे हुई थी। कुछ विदेशी इतिहासकार हैं और कुछ भारतीय इतिहासकार हैं जिनके द्वारा इनके उत्पत्ति के संबंधित मत दिए गए। तो जिसमें देखिए हम लोग एक एक करके इसको देख लेते हैं। राजपूतों की उत्पत्ति के संदर्भ में भिन्न भिन्न मत प्रचलित हैं। कुछ लोग इन्हें विदेशियों की संतान मानते हैं तो कुछ विद्वान इन्हें भारत में रहने वाली एक जाति मानते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि ये विदेशियों की संतान है और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, ये बाहरी नहीं है, ये अपने देश के ही है, एक अलग जाति है। अब देखिए विदेशी उत्पत्ति के सिद्धांतों में कर्नल जेम्स टॉड, विलियम क्रुक, स्मिथ तथा कनिंघम आदि जो प्रमुख विद्वान हैं वो लोग कहते हैं कि ये लोग भारतीय नहीं थे बल्कि विदेश से आए थे। इसमें देखिए जो टाड हैं उन्होंने कहा था कि राजपूत सीथियनों की संतान थे। उसी प्रकार देखिए क्रुक ने कहा है कारण से राजपूतों का उदय हुआ है। उन्होंने कहा कि विदेशी जातियों का धर्म शुद्धिकरण किया गया और उसके बाद इनका उदय हुआ। वहीं देखिए स्मिथ कहते हैं कि इनकी उत्पत्ति शकों तथा हूणों से हुई है। उसके बाद देखिए राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित भारतीयों के कुछ मत हैं, जिसमें देखिए गौरी शंकर ओझा, हीराचंद ओझा तथा सीबी वैद्य प्रमुख हैं। इन्होंने देखिए राजपूतों को प्राचीन क्षत्रियों का वंशज बताया। इन्होंने कहा कि राजपूत विदेशी नहीं हैं, ये अपने देश के ही हैं और ये जो अपने देश में पहले क्षत्रिय लोग रहते थे उन्हीं के वंशज हैं। उसके बाद देखिए कुछ अन्य इतिहासकारों जैसे दशरथ शर्मा तथा विशंभर शरण पाठक ने इन्हें ब्राह्मणों से उत्पन्न माना है। उनका कहना है कि ये क्षत्रिय नहीं थे, विदेशी नहीं थे, बल्कि ये अपने देश के ब्राह्मण जाति के वंशज थे। अब देखिए राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में ये सारे मत पूरी तरह से मान्य नहीं है। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। भारतीय समाज की देखिए विविध जातियों तथा जनजातियों के साथ उन विदेशी आक्रमणकारी जातियों से भी हुई है जो भारतीय परंपरा में रच बस गए। कुछ लोगों का कहना है कि ये लोग जो विदेशी आक्रमणकारी अपने देश में आए उन्हीं के द्वारा अपने देश के जो अनुसूचित जातियां जनजातियां थी उनके संपर्क में आने से इनका उत्पन्न हुआ है। फिर देखिए कुछ लोगों का कहना है कि वनाफर राजपूतों को वनस्फर तथा तोमर राजपूतों का हूण तोरमार से जोड़ा जाता है। कुछ लोगों को देखिए कहा जाता है कि जो हूण शासक तोरमार था उससे संबंधित हैं ये लोग, और कुछ लोग कहते हैं कि ये वनस्फर जो राजपूत थे उन्हीं से संबंधित हैं। देखिए कुछ विद्वान कहते हैं कि राजपूतों को आबू पर्वत पर वशिष्ठ के अग्निकुंड से उत्पन्न किया गया था और इस सिद्धांत को देखिए जो पृथ्वीराज
चौहान यानी पृथ्वीराज तृतीय के जो दरबारी थे चंद्रबरदाई, उन्होंने अपनी रचना पृथ्वीराज रासो में भी इसी को बताया कि राजपूतों की उत्पत्ति वशिष्ठ के अग्निकुंड से हुई थी। इसलिए देखिए, इसमें देखिए उन्होंने कहा था कि प्रतिहार, चालुक्य, चौहान और परमार राजपूतों का जन्म इसी अग्निकुंड से हुआ था। अब देखिए, राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण मत हैं जो इस प्रकार से हैं। देखिए, इसमें देखिए पहले कॉलम जिसे D.R. भंडारकर एवं ईश्वरी प्रसाद ने कहा है कि ये लोग विदेशी मूल के लोगों से संबंधित थे। उसी प्रकार से देखिए कनिंघम ने कहा है कि ये लोग यूची यानी कुषाण वंश के वंशज थे। जेम्स टार्न ने कहा ये लोग सीथियन थे। उसी प्रकार देखिए गौरी शंकर ओझा और हीराचंद ओझा ने कहा है कि ये प्राचीन क्षत्रियों के वंशज थे। पृथ्वीराज रासो में चंद्रबरदाई ने कहा है कि इनका अग्निकुंड से जन्म हुआ था। उसी प्रकार से देखिए विलियम क्रुक ने कहा है कि ये विदेशी जातियों का धर्म शुद्धिकरण जब हुआ था उसी से इनकी उत्पत्ति हुई थी। अब देखिए प्रमुख राजपूत राजवंशों में हम लोग जो उनके बारे में पढ़ते हैं, जानते हैं, अध्ययन करते हैं, उसमें देखिए मालवा के परमार, कन्नौज के गढ़वाल, अजमेर के चौहान और जिजाक भुक्ति के चंदेलों के बारे में पढ़ते हैं। उसके अलावा देखिए कुछ लोग तोमर और कलचुरी शासकों को भी इन्हीं के साथ जोड़कर बताते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं, देखते हैं परमार वंश के बारे में। देखिए परमार वंश का जो शासन था वो वर्तमान मध्य प्रदेश के मालवा वाले क्षेत्र में फैला हुआ था। देखिए इस वंश की जानकारी के जो साहित्यिक स्रोत है उसमें पद्मगुप्त के द्वारा रचित किया गया नव सहसांक चरित है, मेरुतुंग की प्रबंध चिंतामणि है, अलबरूनी के द्वारा लिखे गए जो रचनाएं हैं उसमें है। उसके बाद फरिश्ता के द्वारा आईने अकबरी के विवरण आदि इसमें महत्वपूर्ण जो स्रोतों के रूप में जाने जाते हैं। इसके अलावा देखिए पुरातात्विक स्रोतों में हसोल अभिलेख जो सीएफ द्वितीय के द्वारा लिखा गया था। उसी प्रकार देखिए उज्जैन अभिलेख वाकपति मुंज के द्वारा रचित किया गया है। उसके बाद देखिए बांसवाड़ा तथा बेतमा का अभिलेख जो भोज के द्वारा रचित करवाया गया था, इनके द्वारा इनके उत्पत्ति के बारे में जानकारी मिलती है। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि परमारों की कई शाखाएं थी और इनकी मुख्य शाखा मालवा पर शासन करती थी और इनकी राजधानी धार थी। प्रारंभ में इनकी राजधानी पहले उज्जैन में थी। देखिए इन्होंने शुरू में अपना जो क्षेत्र था वो मालवा में फैलाया था और इनकी प्रारंभिक राजधानी उज्जैन थी। बाद में इन्होंने धार को अपनी राजधानी बनाया था। देखिए 812 ईस्वी के लगभग राष्ट्रकूट शासक गोविंद तृतीय ने प्रतिहारों से मालवा जीतकर वहां पर उपेंद्र नामक व्यक्ति को नियुक्त किया। देखिए जो राष्ट्रकूट शासक गोविंद तृतीय था उन्होंने प्रतिहारों से एक क्षेत्र जीता था मालवा वाला और उस क्षेत्र को जीतकर वहां पर एक व्यक्ति उपेंद्र नाम का था, उसी को वहां का अधिकारी नियुक्त कर दिया था। बाद में देखिए यही उपेंद्र नामक अधिकारी कृष्णराज के नाम से एक नए वंश की स्थापना करता है और उसी वंश का नाम होता है परमार वंश। तो देखिए इसी को इस वंश का संस्थापक माना जाता है। इसका देखिए बाद में इतिहासकारों ने नाम कहा है कि उपेंद्र का ही नाम कृष्णराज था, तो यही इसका संस्थापक माना जाता है। इसके बाद देखिए इस वंश के कुछ और भी प्रारंभिक शासक थे, जिसमें देखिए वैरी सिंह प्रथम, सीयक प्रथम, वाकपति प्रथम तथा वैरी सिंह द्वितीय महत्वपूर्ण थे। इसके आप देखिए इनके में जो महत्वपूर्ण शासक थे उन्हीं के बारे में हमको इसमें थोड़ा सा देखना है, क्योंकि सारे जो राजपूत शासक थे वो उतने महत्वपूर्ण नहीं है। जो महत्वपूर्ण शासक थे जिनसे संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनसे संबंधित हमको अध्ययन करना है। देखिए इनमें सीयक द्वितीय अथवा श्रीहर्ष, इसको देखिए सीयक द्वितीय अथवा श्रीहर्ष के नाम से जाना जाता है और इसने देखिए 945 से 972 ईस्वी तक शासन किया था। यह इस वंश का देखिए प्रथम स्वतंत्र एवं प्रतापी शासक था। इसने देखिए अपने वंश को राष्ट्रकूटों की अधीनता से मुक्त कराया था तथा इसके दो पुत्र थे जिनका नाम मुंज तथा सिद्धराज था। अब देखिए इसी को देखिए वाकपति मुंज के नाम से जाना जाता है। यह देखिए सीयक द्वितीय का उत्तराधिकारी था एवं इसने बल्लभ, पृथ्वी बल्लभ, अमोघ वर्ष इत्यादि नाम से उपाधियां भी धारण की थी। इसके समय में देखिए
मालवा के परमारों की शक्ति का बहुत ज्यादा उत्कर्ष हुआ था। इसने देखिए त्रिपुरी के कलचुरी तथा चालुक्य नरेश तैलक द्वितीय को भी पराजित किया था। तैलक द्वितीय को देखिए कुछ इतिहासकारों के द्वारा कहा जाता है कि इसने 6 बार पराजित किया था, किंतु 7वें युद्ध में तैलक द्वितीय ने इसे बंदी बना लिया तथा उसकी हत्या कर दी। देखिए कई कई इतिहासकारों के अलग अलग मत होते हैं, जिसमें कुछ लोगों ने बताया कि इसने 6 बार उसको पराजित किया और 7वें बार ये हार गया, बंदी बना लिया गया और फिर तैलक ने इसकी हत्या कर दी। देखिए मुंज जो था वो कला एवं साहित्य का महान संरक्षक भी था। इसने देखिए धार में मुंज सागर झील नामक एक झील का निर्माण कराया। इसके लिए बाद देखिए वह महान प्रतिभा संपन्न कवि एवं विद्वानों का संरक्षक भी था। इसके दरबार में देखिए पद्मगुप्त, धनंजय जिसने 10 रूप की रचना की थी, धनिक तथा हलायुध आदि विद्वान रहते थे। अब देखिए हम लोग देखते हैं अगले जो राजपूत शासक परमार सिंधुराज के बारे में। देखिए मुंज की मृत्यु के बाद उसका छोटा भाई सिंधुराज शासक बनता है। पद्मगुप्त के द्वारा लिखित नव सहसांक चरितम में इसी परमार नरेश के जीवन चरित का वर्णन किया गया। देखिए पद्मगुप्त ने जो अपनी रचना लिखी है उसमें उसने इसी का वर्णन किया है। इसने देखिए कुमार, नारायण तथा सहसांक जैसी उपाधियां भी धारण की थी। अब देखिए हम लोग आते हैं भोज परमार के बारे में। ये देखिए इनका एक महत्वपूर्ण शासक था, यह बहुत ही ज्यादा चर्चित है, प्रचलित है। देखिए यह इस वंश का सबसे लोकप्रिय राजा था, जिसके समय में राजनीतिक और सांस्कृतिक दोनों ही दृष्टियों से परमार राज्य की बहुत उन्नति हुई थी। इसी को देखिए राजा भोज के नाम से भी इतिहासकारों के द्वारा बताया गया है और हम लोग बहुत सारे रचनाओं में पढ़ते हैं। देखिए भोज के उदयपुर प्रशस्ति में इसकी राजनीतिक उपलब्धियों की चर्चा मिलती है। इतिहासकारों के द्वारा देखिए कहा गया है कि इसने कल्याणी के चालुक्यों एवं अन्हिलवाड़ के चालुक्यों को पराजित किया था, किंतु चंदेल शासक विद्याधर से पराजित हो गया था। इसको देखिए शिक्षा एवं संस्कृति का महान उन्नायक भी माना जाता है। इसने देखिए भोजपुर नगर की स्थापना की थी तथा धार में एक सरस्वती मंदिर तथा एक संस्कृत महाविद्यालय भी इसने बनवाया था। इसके बारे में प्रचलित है, इतिहासकारों के द्वारा बताया गया है कि ये हर एक कवि को प्रत्येक श्लोक के लिए 1 लाख रुपए देता था। देखिए यह विद्वानों का, कवियों का बहुत ज्यादा सम्मान करता था और जिसके वजह से इनको प्रत्येक श्लोक के लिए 1 लाख रुपए का पुरस्कार देता था। उसके अलावा देखिए भोज स्वयं में खुद महान कवि था तथा इसकी रचनाएं भी बहुत प्रसिद्ध हैं, जिसमें देखिए श्रृंगार प्रकाश, श्रृंगार मंजरी, प्राकृत व्याकरण, भोज चंपू, कृत्य कल्पतरु, आयुर्वेद सर्वस्व, समरांगण सूत्रधार, सरस्वती कंठाभरण, युक्ति कल्पतरु इत्यादि। इसने देखिए इतनी सारी रचनाएं खुद ही लिखी थी। इसके दरबार में देखिए भास्कर भट्ट, दामोदर मिश्र तथा धनपाल जैसे विद्वान रहा करते थे। इसने देखिए चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण कराया था। कुछ इतिहासकारों के द्वारा कहा जाता है कि इसकी मृत्यु से विद्या तथा विद्वान दोनों बहुत ही ज्यादा दुखी हुए थे, निराश्रित हुए थे। इसीलिए एक बहुत महत्वपूर्ण वाक्य इसके लिए प्रयुक्त हुआ है, जिसमें कहा गया है कि निरावलंबा सरस्वती, यानी इसकी मृत्यु होने के बाद सरस्वती भी जो है नाराज हो गई और भोज ने अपनी प्राचीन राजधानी उज्जैन को छोड़कर धारा को अपनी राजधानी बनाया था। देखिए इसने जो इनकी प्राचीन राजधानी उज्जैन थी उसको इन्होंने बदलकर धारा को अपनी राजधानी बनाया था। इसने देखिए कहा जाता है कि धारा नगरी के चौराहों पर 84 मंदिर भी बनवाए थे। 12वीं सदी में बाद में देखिए तोमरों ने मालवा क्षेत्र पर कब्जा कर लिया और 1305 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने मालवा को अपनी सल्तनत में मिला लिया। देखिए बाद में इन्होंने तोमरों के अधीनता स्वीकार कर ली, तोमरों ने इनको अपने अधीन कर लिया और फिर बाद में जब मध्यकालीन इतिहास जब प्रारंभ होता है, मध्यकाल के जो शासक आते हैं उन लोगों ने इसको अपने क्षेत्र में कब्जा कर लिया था। उसमें अलाउद्दीन खिलजी ने इसको अपनी सल्तनत में मिला लिया था। अब हम लोग देखिए आते हैं कन्नौज के गढ़वालों के बारे में। देखिए कन्नौज के जो गढ़वाल शासक थे, इनका देखिए जो क्षेत्र था वो उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में था, यानी कन्नौज से लेके वाराणसी वाला वर्तमान बनारस जो है, इनके क्षेत्रों में इनका शासन था।
देखिए, कुछ इतिहासकारों के द्वारा कहा जाता है कि गढ़वालों का मूल निवास स्थान विंध्याचल का पर्वतीय वन्य प्रांत माना। देखिए, विंध्याचल वाला जो क्षेत्र है इधर का, यही यहाँ का इसका शासन का क्षेत्र था। देखिए, 1080 से 1085 ईस्वी के मध्य चंद्रदेव नामक व्यक्ति ने गढ़वाल राजवंश की नींव कन्नौज में रखी थी। देखिए, चंद्रदेव नाम का व्यक्ति था जिसने ही इस वंश की नींव रखी थी और वही इस वंश का संस्थापक भी माना जाता है। देखिए, कुछ इतिहासकारों के द्वारा कहा जाता है कि चंद्रदेव ने मुसलमानों पर तरुच्छ दंड नामक कर लगाया था, यानी इन्होंने एक विशेष प्रकार का कर मुसलमानों के ऊपर लगाया था। इसकी देखिए जो प्रारंभिक राजधानी थी वो वाराणसी थी, बाद में इसने अपनी राजधानी कन्नौज को बनाया था। देखिए, शुरू में इसने अपनी राजधानी वाराणसी को बनाया था, बाद में इसने अपनी राजधानी को कन्नौज बनाया। देखिए, दिल्ली के तोमरों ने भी इसकी अधीनता स्वीकार की। बाद में देखिए, जो दिल्ली के तोमर शासक थे वो इसके अधीन हो गए थे। इसके बाद देखिए, चंद्रदेव के पुत्र मदन पाल ने 1104 से 1114 ईस्वी तक शासन किया था और इसको तुर्क आक्रमणकारियों ने कन्नौज पर आक्रमण करके बंदी बना लिया था। देखिए, बाद में तुर्क आक्रमणकारियों ने जब भारत पर आक्रमण किया था तो इसको इन्होंने बंदी बना लिया था। इसके बाद देखिए, इसके पुत्र गोविंद चंद्र ने कड़े संघर्ष के बाद उसे मुक्त कराया था। देखिए, इसके पुत्र ने फिर इसको उनकी अधीनता से मुक्त कराया था। अब देखिए, आते हैं गोविंद चंद्र के बारे में। गोविंद चंद्र देखिए इस वंश का सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक था और शक्तिशाली भी था। इसने देखिए आधुनिक पश्चिमी बिहार से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक समस्त भाग अपने अधीन करके कन्नौज के प्राचीन गौरव को पुनः स्थापित किया। देखिए, बीच में इनका जो शासन कमजोर हो गया था, बाद में इसने अपने शासन को मजबूत बनाया और बड़े क्षेत्र पर शासन किया। इसने देखिए पालो शासकों से मगध को जीता तथा मालवा पर अधिकार कर लिया। यह देखिए स्वयं बड़ा विद्वान था, उसे उसके लेखों में विविध विद्या विचार वाचस्पति के नाम से संबोधित किया गया है। इसके मंत्री देखिए लक्ष्मीधर ने कृत्यकल्पतरु नामक ग्रंथ की रचना की थी। ये भी देखिए एग्जाम में पूछा गया है कई बार। अब देखिए इसके बाद जो अगला शासक था विजय चंद्र था। इसने देखिए 1155 से 1170 ईस्वी तक शासन किया था। इसके समय में देखिए सेन वंशी शासक लक्ष्मण सेन ने आक्रमण किया किंतु वह युद्ध में पराजित हुआ था। इसके समय देखिए गढ़वालों की स्थिति कमजोर हो गई थी तथा यह दिल्ली के चौहान नरेशों के अधिकार में चला गया था। देखिए इसकी स्थिति बहुत कमजोर हो गई थी तो ये जो दिल्ली के चौहान शासक थे उनके पास चला गया था, उनके अधिकार में चला गया। इसके बाद देखिए इनका जो शासक जयचंद था उसने 1170 से 1194 ईस्वी तक शासन किया था और यह इस वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक भी था। इसका देखिए समकालीन दिल्ली तथा अजमेर के चौहान नरेश पृथ्वीराज तृतीय से विवाद हुआ था और बाद में इन दोनों में आपस में दुश्मनी भी हो गई थी। देखिए कुछ इतिहासकारों के रचनाओं में आख्यानों में कहा जाता है कि जयचंद्र की पुत्री संयोगिता का अपहरण पृथ्वीराज तृतीय ने कर लिया था, जिसकी वजह से चौहानों की गढ़वालों से शत्रुता हो गई थी। देखिए कुछ इतिहासकारों के द्वारा कहा जाता है कि जयचंद्र ने अपनी पुत्री संयोगिता का स्वयंवर आयोजित किया था और पृथ्वीराज तृतीय ने उसको वहां से अपहरण करके दिल्ली में लेकर चला गया था, जिसकी वजह से इनमें बहुत गहरी शत्रुता हो गई थी। फिर देखिए जयचंद्र ने देवगिरी के यादवों को हराया था, गुजरात के सोलंकियों और तुर्कों को कई बार हराया था, ऐसा प्रमाण इतिहासकारों के द्वारा दिया जाता है। और कहा जाता है कि इसने अपनी विजय के उपलक्ष्य में राजसूय यज्ञ भी किया था। पूर्व की ओर विस्तार के प्रयास में देखिए जयचंद्र को लक्ष्मण सेन से भी पराजित होना पड़ा था। बाद में देखिए इसको लक्ष्मण सेन ने पराजित कर दिया था और लक्ष्मण सेन कहाँ का शासक था? बंगाल का शासक। इसके बाद देखिए जयचंद्र ने संस्कृत के प्रख्यात कवि श्रीहर्ष को अपने यहाँ संरक्षण दिया था और श्रीहर्ष ने देखिए नैषध चरित एवं खंडन खाद्य नामक ग्रंथों की रचना की थी। 1194 ईस्वी में चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी द्वारा यह पराजित हुआ था और फिर वहीं पर इसकी मृत्यु कर दी गई थी, यानी उसकी हत्या कर दी गई। इस वंश का देखिए अंतिम शासक जो था वो हरिश्चंद्र था। अब देखिए अगला जो है वो है चौहान वंश। चौहान वंश की अनेक शाखाओं में से 7वीं शताब्दी में वासुदेव नामक व्यक्ति के द्वारा
शाकंभरी यानी वर्तमान अजमेर के निकट इस राज्य का जो है विशेष स्थान है और इसी के द्वारा इस वंश की स्थापना भी की गई थी, ऐसा प्रमाण इतिहासकारों के द्वारा दिया जाता है। देखिए, इस वंश के प्रारंभिक इतिहास तथा वंशावली का ज्ञान जो है विग्रहराज द्वितीय के हर्ष प्रस्तर अभिलेख जो जयपुर में राजस्थान में स्थित है तथा सोमेश्वर के बिजौलिया प्रस्तर लेख से होता है। इस वंश के देखिए जो प्रारंभिक शासक थे कन्नौज नरेश के प्रतिहारों के सामंत, यानी इस वंश के जो प्रारंभिक नरेश थे कन्नौजों के जो शासक थे उन्हीं के सामंत थे। 10वीं शताब्दी में देखिए वाकपति राज प्रथम ने अपने आप को स्वतंत्र कर लिया और फिर स्वतंत्र चौहान वंश की स्थापना की। उसके बाद देखिए पृथ्वीराज विजय नामक रचना में इसे 188 विजयों का श्रेय प्रदान किया गया है। कहा गया है कि वाकपति ने 188 विजयें की थी और बिजौलिया के लेख में उसे विंध्य शक्ति के नाम से पुकारा गया है। कुछ इतिहासकारों के द्वारा कहा जाता है कि उसने महाराज की उपाधि सबसे पहले धारण की थी और यह चौहान वंश का पहला शासक था जिसने यह उपाधि धारण की थी। उसके बाद देखिए चौहान शासक चंदन राज की जो रानी रुद्राणी थी जिसका नाम अत्प्रभा भी था, यह एक महान शिव भक्त थी और इसको योगिनी के रूप में भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रसिद्धि प्राप्त थी। इसने देखिए पुष्कर तालाब के चारों ओर 1000 दीपों का प्रकाश स्तंभ बनवाया था। इसके बाद देखिए इनका पुत्र सिद्धराज तथा विग्रहराज द्वितीय शासक होते हैं। विग्रहराज द्वितीय देखिए चालुक्य शासक मूलराज प्रथम को पराजित किया था तथा भृगु कच्छ में इसने आशापुरी देवी का मंदिर बनवाया था। इसके बाद देखिए विग्रहराज तृतीय ने शासन किया। फिर इसके बाद देखिए अजय राज ने शासन किया 12वीं शताब्दी में। अजय राज ने ही देखिए वर्तमान जो अजमेर नगर है उसी की स्थापना की थी। इसके बाद देखिए अजय राज का उत्तराधिकारी आणो राज होता है जो 1130 से 1150 ईस्वी तक शासन करता है। आणो राज ने देखिए अजमेर के निकट महमूद की सेना को पराजित किया था और आणो राज के द्वारा देखिए पुष्कर में एक वाराह मंदिर का भी निर्माण कराया गया था जिसे बाद में जहांगीर ने तुड़वा दिया था। उसके बाद देखिए अगला जो शासक है वो विग्रहराज चतुर्थ अथवा विशलदेव। इसको देखिए विग्रहराज चतुर्थ के नाम से भी जाना जाता है या विशलदेव के नाम से। इसने देखिए 1153 से 1163 ईस्वी तक शासन किया और यह आणोराज का पुत्र तथा चौहान वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। इसको कहा जाता है कि चौहानों में बहुत ही शक्तिशाली था। इसकी देखिए सबसे बड़ी सफलता तोमरों को पराजित कर अपना सामंत बनाना था। इसने बाद में देखिए तोमरों को पराजित करके अपना सामंत बना दिया और इसके पहले ये लोग खुद जो है कन्नौज शासकों के सामंत हुआ करते थे। इसने देखिए स्वयं हरिकेल नामक एक संस्कृत नाटक की रचना की थी। इसी नाटक में देखिए कुछ अंशों में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद की दीवारों पर इसके जो लेख हैं उत्कीर्ण किए गए हैं। देखिए इसके दरबार में ललित विग्रह राज के रचयिता सोमदेव निवास करते थे। अब है देखिए इसका जो और अन्य महत्वपूर्ण शासक जिसको हम लोग पृथ्वीराज तृतीय या राय पिथौरा के नाम से जानते हैं। इसने देखिए 1176 से 1192 ईस्वी तक शासन किया था और इसके पिता का नाम सोमेश्वर बताया जाता है इतिहासकारों के द्वारा। इतिहासकारों ने कहा था कि यह स्वयं को भारतेश्वर यानी भारत का स्वामी कहता था। 1182 ईस्वी में देखिए इसके नाना अनंगपाल तोमर ने दिल्ली का सिंहासन त्याग दिया था और इसको भारत का सम्राट घोषित कर दिया था। यानी इसके नाना ने दिल्ली का जो साम्राज्य था इसको सौंप दिया था और उसको भारत का सम्राट भी घोषित किया था। इसके बाद भी देखिए पृथ्वीराज ने अपना प्रशासनिक मुख्यालय अजमेर को ही बनाए रखा था। दिल्ली पर भले इसका अधिकार हो गया लेकिन इसने दिल्ली को अपना मुख्यालय न बनाया बल्कि अजमेर ही रखा था। इतिहासकारों के द्वारा देखिए बताया जाता है कि यह अपने समय का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर था और इसे शब्द भेदी बाण चलाने में बहुत ही महारत हासिल थी। इसके बाद देखिए प्रारंभ में इसकी माता कर्पूर देवी ने मंत्री कैम्बास की सहायता से इसकी संरक्षिका के रूप में शासन
चलाया था। जब ये शुरू शुरू में शासक बना था तो इसकी माता ने अपने सेनापति मंत्री जो कैम्बास था उसकी सहायता से इसकी संरक्षिका के रूप में शासन चलाया था। इसने देखिए बुंदेलखंड के चंदेल शासक परमार्दी देव को पराजित किया था 1182 ईस्वी में। इसी युद्ध में देखिए गढ़वाल शासक जयचंद ने आल्हा एवं उदल नामक सरदारों को परमार्दी देव की सहायता के लिए भेजा था और पृथ्वीराज की कन्नौज के गढ़वाल शासक जयचंद से शत्रुता थी, जिसके वजह से इसने इसके साथ ऐसा किया था। इसका देखिए संघर्ष का मुख्य कारण दिल्ली थी, जिस पर दोनों अधिकार करना चाहते थे। देखिए ये दोनों चाहते थे कि दिल्ली इनका हो जाए, इसके वजह से इनमें आपस में शत्रुता थी और जयचंद ने जब इसका परमार्दी देव के साथ युद्ध हो रहा था तो अपने दो महत्वपूर्ण सेना नायकों को इसके सहायता के लिए भेजा था और बाद में फिर उन दोनों की मृत्यु हो जाती है। देखिए जयचंद्र ने पृथ्वीराज को नीचा दिखाने के लिए कन्नौज में राजसूय यज्ञ का आयोजन किया था और उसी यज्ञ के दौरान अपनी पुत्री संयोगिता के स्वयंवर का भी आयोजन किया था और इसमें पृथ्वीराज तृतीय को उसने नहीं बुलाया था। बाद में देखिए पृथ्वीराज तृतीय ने कन्नौज आकर संयोगिता, जिसका तिलोत्तमा नाम था, उसका अपहरण कर लिया था और भरी सभा से उठाकर उसको लेकर चला गया था। इसका देखिए परिणाम यह हुआ कि जब पृथ्वीराज तृतीय तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोरी से युद्ध कर रहा था, तब जयचंद ने इसकी सहायता नहीं की थी। वह पूरी तरह से न्यूट्रल था, तटस्थ था। और जब पृथ्वीराज की पराजय हो गई और उसको इसकी खबर मिली तो इसने अपनी राजधानी में दियों को जलाया था, यानी वो बहुत ज्यादा प्रसन्न हुआ था। 1186 ईस्वी में देखिए पृथ्वीराज तृतीय ने गुजरात के चालुक्य शासक भीम द्वितीय पर भी आक्रमण किया था और 1191 ईस्वी में देखिए मोहम्मद गोरी तथा पृथ्वीराज तृतीय के बीच जो एक प्रसिद्ध युद्ध हुआ था, जिसको तराइन के प्रथम युद्ध के नाम से जाना जाता है और इसमें गोरी पराजित हुआ था। बाद में देखिए 1192 ईस्वी में जो द्वितीय तराइन का युद्ध हुआ था, इसमें गोरी ने इसको पराजित कर दिया था, इसको बंदी बना लिया गया तथा कुछ समय बाद इसकी हत्या कर दी गई थी। तराइन के देखिए द्वितीय युद्ध से भारतीय इतिहास में एक युगांतकारी परिवर्तन हुआ था और इसके बाद ही देखिए भारत में तुर्की राज्य की स्थापना हुई थी। पृथ्वीराज की मृत्यु के पश्चात देखिए गोरी ने उसके लड़के गोविंद को अपनी अधीनता में अजमेर का शासक बनाया, किंतु कुछ समय के बाद विद्रोह हो गया और उस विद्रोह को देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक ने दबाया और चौहानों का पूरी तरह से दमन कर दिया तथा दिल्ली पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। इसके बाद देखिए दिल्ली जो है तुर्क शासकों के अधीनता में चली गई। देखिए कहा जाता है कि योद्धा के होने के साथ साथ पृथ्वीराज तृतीय जो है एक विद्वान तथा विद्वानों का महान संरक्षक था। इसकी देखिए राज्यसभा में जयनायक भट्ट, विश्वरूप, विद्यापति गौड़ एवं राजकवि चंद्रबरदाई रहते थे। पृथ्वीराज देखिए तृतीय के राजकवि चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासों की रचना की थी और यह एक महाकाव्य के रूप में जाना जाता है। उसके अलावा देखिए जयानक ने पृथ्वीराज विजय नामक एक संस्कृत काव्य की रचना की थी। इसका जो मंत्री था वो कदमवास था। इसके बारे में देखिए हसन निजामी ने कहा है कि पृथ्वीराज के मन में विश्व विजय जैसी कोई इच्छा भूत की तरह घर कर गई थी, जिसके वजह से इसका पतन हो गया। उसके बाद देखिए हम्मीर महाकाव्य पृथ्वीराज को इस बात का श्रेय देता है कि उसने कम से कम 7 बार गोरी के विरुद्ध विजय प्राप्त की थी। उसके अलावा देखिए प्रबंध चिंतामणि में इन विजयों की संख्या 21 बताई गई है। अन्य रचनाओं में जयचंद्र का हम्मीर महाकाव्य भी है, जो चौहानों के इतिहास तथा परंपराओं का विवरण देता है। तो इस प्रकार से देखिए चौहानों का जो इतिहास हम लोगों ने देखा। अब देखिए हम लोग जो अंतिम राजपूत शासक जिनका हम लोग को आज अध्ययन करना है वो चंदेल थे और ये तो जेजाक भुक्ति यानी वर्तमान जो बुंदेलखंड वाला क्षेत्र है यहाँ पर इनका शासन था। देखिए इस वंश की जानकारी जो है कृष्ण मित्र के प्रबोध चंद्रोदय तथा राजशेखर के प्रबंध कोश एवं जगनिक के आल्हा खंड से तथा खजुराहो अभिलेख ढंग से मिलती है। चंदेल राजाओं को देखिए कहा जाता है कि इन्होंने जेजाक भुक्ति यानी वर्तमान बुंदेलखंड में अपना राज्य स्थापित
किया था। शुरू शुरू में देखिए ये लोग प्रतिहारों के सामंत थे। इसके बाद देखिए 9वीं शताब्दी के लगभग नन्नुक नामक व्यक्ति ने बुंदेलखंड में अपनी सत्ता स्थापित की और इसी नन्नुक को इनका संस्थापक भी माना जाता है। इसने देखिए जब शुरू शुरू में खजुराहो को अपनी राजधानी बनाया था। इसके देखिए प्रारंभिक शासकों में वाकपति, जयशक्ति, विजय शक्ति तथा साहिल प्रमुख माने जाते हैं। नन्नुक के पुत्र देखिए जय सिंह अथवा जेजा के नाम पर यह प्रदेश जेजाक भुक्ति कहलाया था। यानी जो नन्नुक का पुत्र जय सिंह था उसी को जेजा के नाम से बुलाया जाता था और उसी के नाम पर इस क्षेत्र का नाम जेजाक भुक्ति कहलाया था। इसके बाद देखिए इनका एक शासक हुआ था हर्ष नाम से, जिसने 900 से 925 ईस्वी तक शासन किया था। इसको इतिहासकारों ने बताया था कि यह साहिल का पुत्र था और एक महत्वपूर्ण शासक था। इसी के समय में देखिए चंदेल राज्य जो है प्रतिहारों से स्वतंत्र हुआ था। खजुराहो के लेख में इसे देखिए परम भट्टारक के नाम से संबोधित किया गया है। इसके बाद देखिए इनका जो अगला शासक था वो यशोवर्मन था। इसी को देखिए लक्ष्मण वर्मन के नाम से भी जाना जाता है। इसने देखिए 930 ईस्वी से 950 ईस्वी तक शासन किया था। इसे देखिए हर्ष का पुत्र माना जाता है। इसने देखिए राष्ट्रकूटों से कलिंजर जीता था। इसके अलावा देखिए खजुराहो के लेख में इसे गौड़, खस, कौशल, कश्मीर, मालव, चेदी, कुरु, गुर्जर आदि क्षेत्रों का भी विजेता बताया गया है। इसको कहा जाता है कि यह एक महान निर्माता था। इसने खजुराहो के प्रसिद्ध विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया था। इसमें प्रतिहार शासक देवपाल से प्राप्त बैकुंठ की मूर्ति भी इसने स्थापित करवाई थी। इसके अतिरिक्त देखिए इसने यहाँ पर एक विशाल जलाशय भी बनवाया था। इसके बाद देखिए इनका अगला जो शासक था वो धंग था। धंग ने देखिए 950 ईस्वी से 1002 ईस्वी तक शासन किया था और यह चंदेलों की वास्तविक स्वतंत्रता का जन्मदाता भी माना जाता है। इसके पहले के जो शासक थे वो देखिए प्रतिहार राज्य की सत्ता स्वीकार करते थे, लेकिन इसने कलिंजर पर अधिकार किया तथा उसे अपनी राजधानी बनाया। देखिए इन्होंने उन्होंने बनाया था खजुराहो को और इसने बनाया था कलिंजर को। देखिए इसने ग्वालियर, बनारस तथा प्रयाग तक के क्षेत्रों को भी अपने शासनकाल में जीता था। इसके अलावा देखिए इसने कन्नौज पर विजय की थी तथा राजधानी पुनः कलिंजर से खजुराहो स्थानांतरित कर। देखिए एक बार खजुराहो से कलिंजर, फिर कलिंजर से खजुराहो अपनी राजधानी बनाता है। फरिश्ता नामक देखिए मुस्लिम जो यात्री था उसने बताया है कि इसने 1001 ईस्वी में गजनी के आक्रमण के विरुद्ध उद्भांडपुर के शाही शासक जयपाल का साथ दिया था। इसने देखिए खजुराहो में भव्य मंदिर का निर्माण करवाया, जिसमें जिननाथ, विश्वनाथ तथा वैद्यनाथ बहुत ही प्रमुख मंदिर है। इसने देखिए 1002 ईस्वी में प्रयागराज के संगम में जल समाधि ली तथा अपना प्राण त्याग दिया। देखिए इसने संगम में जल समाधि ले ली थी और जल समाधि लेने के बाद इसने अपना प्राण त्याग दिया। इसके दरबार में देखिए माधव तथा राम नामक कवि रहा करते थे। इसके बाद देखिए इनका अगला शासक जो था वो गंड नामक व्यक्ति था, जिसने 1002 से 1119 ईस्वी तक शासन किया और यह धंग का उत्तराधिकारी माना जाता है। इसने भी देखिए हिंदू शाही शासक आनंद पाल के साथ महमूद गजनवी के विरुद्ध 1008 से 1009 ईस्वी में हिंद राजाओं के संगठन में भागीदारी की थी। यानी इसने भी महमूद गजनवी के खिलाफ युद्ध में हिस्सा लिया था। इसके बाद देखिए इनका अगला शासक जो था विद्याधर था, जिसने 1019 से 1029 ईस्वी तक शासन किया और कहा जाता है कि यह चंदेल वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। इसका उल्लेख देखिए जो मुसलमान लेखक हैं वो नंद एवं विदा के नाम से करते हैं। इसने देखिए प्रतिहार शासक राज्यपाल की हत्या की थी और इसने महमूद गजनवी के समय 2 बार 1019 और 1022 ईस्वी में खजुराहो पर आक्रमण, यानी खजुराहो का जब आक्रमण हुआ था तो उस समय यही शासक था और महमूद गजनवी ने 1019 और 1022 ईस्वी में 2 बार खजुराहो पर आक्रमण किया था। इसके बाद देखिए कीर्तिवर्मन इनका एक अन्य महत्वपूर्ण शासक था और उसके ही दरबार में देखिए प्रबोध चंद्रोदय के लेखक कृष्णमित्र निवास करते थे।
1202 ईस्वी में देखिए अंतिम चंदेल शासक परमार्दी देव की हत्या करके कुतुबुद्दीन ऐबक ने कलिंजर पर कब्जा कर लिया। तो इस प्रकार से देखिए चंदेलों का भी अंत हो गया। तो देखिए आज की क्लास में हम लोगों ने जो है राजपूत शासकों में जो महत्वपूर्ण शासक थे उनके बारे में अध्ययन किया, उनकी उपलब्धियों को देखा और उनका किस प्रकार से अपने देश के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान है, इन सब चीजों को हम लोगों ने अच्छे तरीके से देख लिया। इनसे संबंधित परीक्षाओं में प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं और बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं कि इनको नहीं पढ़ते हैं, शुरू का इतिहास पढ़ लेते हैं और इनको स्किप कर देते हैं और एग्जाम में क्वेश्चन इन्हीं से अक्सर पूछ लिए जाते हैं, जिससे आप लोगों को समस्या हो जाती। तो इसीलिए मैंने इसको करवा दिया। ठीक है, तो आप लोग इन सब चीजों को अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा, क्योंकि अब एग्जाम में पहले के जो गुप्त मौर्य थे वो सब बहुत बार पूछ लिए गए हैं, अब इनसे क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने अपने आप को इतने देर तक मेरे साथ बनाए रखा, इसके लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।